हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम आपके हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड में पेज नंबर 129 में दी गई रचना यानी कि मलेच जी की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके बाकी बचे हुए भागों पर चर्चा करेंगे। इस डायरी के कुल 12 भाग हैं। भाग 1, 2, 3, 4 और 5 पर हमारी चर्चा हो चुकी है। इसके भाग 1 और 2 में मलेच जी ने रानीखेत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और भाग 3, 4 और 5 में मलेच जी ने कौसानी शहर में उनके साथ जैसा उन्होंने अनुभव किया, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने व्यक्त किया है और अब वहाँ पर वो थोड़े बेचैन भी दिखते हैं। और बाकी बचे हुए जितने भी भाग हैं उसमें केवल उन्होंने दिल्ली शहर के मतलब कि दिल्ली में उनके साथ जो भी हुआ और वहाँ पर उन्होंने जो महसूस किया, वहाँ को लेकर उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुए, ये सब बातें उन्होंने बाकी बचे हुए भागों में बताई हैं। तो चलिए हम भाग 6 पर चर्चा करते हैं, जो कि दिल्ली शहर में तारीख है 30 अगस्त 1976। लिखते हैं, सेब बेचती लड़की। उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फाक काटकर ग्राहक को चखाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। मलेच जी बता रहे हैं कि एक सेब बेचने वाली लड़की है, जो कि एक सेब बेचने वाली लड़की है जिसकी कलाइयों में यानी कि उसकी हाथों में इतना भी जोर नहीं है कि वो सेब की एक फाक काट कर अपने ग्राहक को चखा सके, लेकिन फिर भी वह 2-4 बार कोशिश करती है और जब उसे सेब नहीं करते हैं तो वो सेब मलेच जी की हाथों में थमा देती है और कहती है, स्वयं ही सेब को काट कर देख लो, सेब मीठे हैं। लेकिन सेब तो वैसे ही मीठे थे। उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म मैं पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी या जिसे हाल में ही संभलवाई गई थी, उस अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा सी भी गुंजाइश न देने को आतुर थी। सेब मीठे थे। मलेच जी ये पहचान चुके थे सेब का रूप, रंग और उसकी खुशबू देखकर ही, लेकिन फिर भी वो उस लड़की से ऐसा क्यों कह रहे थे? बस यही देखना चाहते थे कि उस लड़की में कितनी ललक है, आतुर यानी उतावलापन है अपने सेब को बेचने के लिए। वो जो लड़की 7-8 साल की लड़की थी, उसे दुकान उसने संभाली थी या फिर उसे संभलवाई गई थी, ये बात की बात है, लेकिन उस लड़की में अपने ग्राहक को लेकर और अपने सौदे को लेकर वो जरा सी भी गुंजाइश नहीं रहने देना चाहती थी और चाहती थी कि उसका सेब बिक जाए। उसमें इतना उतावलापन था। मैंने उसके पतले लगभग झौड़ाए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। यहाँ पर घुमा फिरा कर मलेच जी उस लड़की की तारीफ कर रहे हैं, उसके बालों की, उसके चेहरे की, और बता रहे हैं कि वो उस लड़की को देख रहे हैं और सेब को देख रहे हैं और उस लड़की की आंखों में देख रहे हैं कि उस लड़की की आंखों में कितनी ललक है कि सेब जल्दी से जल्दी बिक जाए। अगली तारीख है 10 मई 1978, भाग 7। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिफल महसूस करता हूँ।
इस भाग में यानी कि भाग 7 में मल्लेश जी बहुत ही गुण गंभीर बातों की रचना किए हैं और उन्होंने घुमा फिरा कर स्वयं का भी वर्णन किया है। यथार्थ यानी कि जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही, यानी कि जो उचित हो। और यहाँ पर एक शब्द है नाड़ी, यानी कि रक्तवाहिनी सिराएं, जहाँ से हमारा जिन सिराओं से हमारा रक्त प्रवाह होता है वो। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आदमी अपना यथार्थ यानी कि जो उस आदमी को सही लगता है आदमी वही करता है, जो उसके लिए उचित होता है आदमी बिल्कुल वैसा ही करता है। और इस तरह से वो जीता ही नहीं, उसको रचता भी वही मनुष्य है। और मल्लेश जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मल्लेश जी के साथ जो भी ऐसी यथार्थ रचनाएं हुई हैं और जो भी उनसे जुड़े हुए हैं उनके यथार्थ से, उनकी रचनाओं से, वो सभी से वो इस कदर बंध गए हैं कि उसका दबाव उनकी नाड़ी पर यानी कि उनके रक्त में भी, उनकी शिराओं पर भी पड़ता है। वो अपने यथार्थ से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उसका दबाव उनके रक्त में, उनकी शिराओं में भी बहता है। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। रचा हुआ यथार्थ यानी मनुष्य को जो जैसा लगता है मनुष्य वैसा ही कर्म करता है, वो उसके भोगे हुए यथार्थ से अलग होता है। यानी कि मनुष्य का कर्म और मनुष्य का कर्म का फल, ये दोनों एक दूसरे से द्वंद्वात्मक है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन प्राय अलग भी हैं। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है, और जो मनुष्य भोगता है अपने यथार्थ को, वो उसका दिया हुआ है, यानी वो उसके कर्म का ही दिया हुआ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और हर मनुष्य अपना अपना यथार्थ अपने लिए उसके लिए जो सही होता है मनुष्य के लिए, वह स्वयं ही उसको रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है, यानी जो भी मनुष्य उससे जुड़े होते हैं उसको। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। और ये तो सामाजिक सत्य है ही कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। यानी कि जैसा कि हमारे हिंदी जगत में मुहावरा है, आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये एक सामाजिक सत्य है जो कि सामूहिक यानी सभी के लिए है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। संपृक्ति यानी जुड़ाव, यथार्थ के इसी लेन देन का ही नाम संसार है। पूरे संसार में यही तो होता चला आ रहा है। और इस संसार में जो भी ये संपृक्ति, ये जुड़ाव एक रचनात्मक कर्म है ये, और इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार ही है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। मनुष्य का ही तो रचा हुआ, वैसे तो सभी बोलते हैं भगवान का रचा हुआ संसार है, लेकिन इसमें मनुष्य जो भी करते हैं ये मनुष्य का ही रचा हुआ संसार हो जाता है कि मनुष्य जो भी इसमें कर्म करता है, मनुष्य को जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही करता है। तो ये तो मनुष्य का जो भी ये संसार में जो भी कर रहा है ये मनुष्य का ही रचा हुआ है, जिसमें वह जीता है और भोगता है, अपने कर्मों को भोगता है। और आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार ही तो है।
इस संसार में ही तो वो सब कुछ कर रहा है, अपने कर्म भी कर रहा है, इसका कर्म का फल भी उसे इसी संसार में ही मिल रहा है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रचना और भोगना, मनुष्य का कर्म और उसका भोगना, एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में हैं, वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। घुमा फिरा कर एक ही तात्पर्य है यहाँ पर कि मनुष्य का कर्म और उस कर्म का फल दोनों मनुष्य का ही रचा हुआ है और इन दोनों का एक जुड़ाव है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना दोनों में से किसी का भी महत्व नहीं है। अब है 8वां भाग, जो कि 11 जून 1978 तारीख है। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं, या अर्थ जो लिखता हूँ अगर उसमें शब्द अधिक हैं तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। यहाँ पर भी मल्लेश जी ने बहुत ही घुमा फिरा कर शब्द और अर्थ को एक दूसरे से जोड़कर कहा है कि उनके भीतर कितने शब्द भरे पड़े हैं। शब्द भरे पड़े हैं या फिर अर्थ हैं, उन शब्दों के अर्थ या जो वो लिखते हैं अगर उसमें शब्द अधिक हैं तो अर्थ कम है, अगर अर्थ ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। जैसा कि मल्लेश जी डायरी लेखन और पत्र लेखन वगैरह बहुत, जैसे कि मैंने पहले बताया है आप लोगों को, संपादक भी रह चुके हैं मल्लेश जी, डायरी लेखन भी, पत्र लेखन भी हैं, वो कवि भी हैं। तो उसी को लेकर ये बता रहे हैं, वो जो भी लिखते हैं उनकी लेखनी में शब्द कम पड़ते हैं या फिर अर्थ कम पड़ते हैं, और जब अर्थ जब अगर कम नहीं पड़ते तो या फिर उनके शब्द कम पड़ जाते हैं। इस तरह से उन्होंने घुमा फिरा कर कुछ बातें कही हैं। आगे लिखते हैं, डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रहती है, डायरी लिखना भी। लिखना ये तो सच में एक बहुत ही मुश्किल काम है। हम जो सोचते हैं उसे लेखनी में परिवर्तित करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए शब्द और उसके अर्थ दोनों ही हमारे दिमाग में बहुत ही स्पष्ट रूप से होने चाहिए, और यही बता रहे हैं यहाँ पर कि वो डायरी में जो भी लिखते हैं उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं है या कि मुश्किल है। मुमकिन नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता, मुश्किल है। शब्दों का ऐसा भंडार होना चाहिए उनके पास, और उसके अर्थ भी इस तरह से होने चाहिए कि पाठकों को समझ में आए। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है, और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है, और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। प्रस्फुटन यानी खिलना, फूलों की तरह खिल जाना। पूरी लेखनी का यही तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम शब्द लिखते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में होना चाहिए, और जो भी शब्द लिखते हैं वो
एक दूसरे को तभी पूरे होते हैं, और जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ जब पकड़ लेते हैं, मिल जाते हैं, स्पष्ट रूप से उनका अर्थ एक वाक्य निकल कर सामने आता है, तो वो धरती का एक क्षण होता है, बहुत ही खूबसूरत सा, और उसके प्रस्फुटन का आदि स्रोत यानी और भी प्रस्फुटन यानी फूलों की तरह खिल जाना। इस तरह से शब्द और अर्थ की यहाँ पर उन्होंने पूरी व्याख्या की है कि किस तरह से शब्द और अर्थ ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, और इन दोनों को ही लेखनी में समझना और इसका स्पष्ट रूप से उसका वर्णन करना, शब्दों का और उसके अर्थों का, यह बहुत ही जरूरी होता है। 9वां भाग है 20 जून 1978। सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, एक पल पल की धुक-धुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पीसने में और खटने में, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। बता रहे हैं कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। डायरी में तो बस वो वाक्य लिख दे रहे हैं, शब्दों और अर्थों को लिखकर बंद कर दे रहे हैं, यानी सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। वहाँ सिर्फ पलायन है, वहाँ पर सिर्फ वो अपने अनुभवों को, विचारों को बस व्यक्त कर दे रहे हैं। जैसे कि मनुष्य अपने आप से भागता है, अकेले रहना चाहता है, तब वह डायरी में बहुत ही अपने जीवनी का वर्णन करता है। वही बता रहे हैं कि डायरी में तो सिर्फ पलायन है, वहाँ पर तो बस हम छिप छिप कर अपनी बातों को लिख सकते हैं। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वो बाहर का खुला वातावरण है, सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में तो कभी सुरक्षा नहीं हो सकती, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, और एक पल पल की धुकधुकी के साथ। सही बात है, जब भी हम अंधेरे में रहते हैं छिप तो सकते हैं, लेकिन एक धुकधुकी सी मन में एक डर सा तो बना ही रहता है। और सुरक्षा चुनौती को झेलने में है। हम अपनी चुनौतियों का जितना सामना कर सकते हैं उतना ही हम सुरक्षा, खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और हमारे मनोबल के बढ़ने से ही तो हम स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं ना। बचाने में नहीं, अपने को सहने में नहीं है, अपने को सिर्फ बचाने में और छुपाने में नहीं है, चुनौतियों का सामना करने से है। 10वां भाग है 9 दिसंबर 1978। जो कुछ लिखता हूँ वह सब का सब रचना नहीं होती। ये पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना है, सिर्फ दस्तावेज। जो कुछ भी वो लिखते हैं वह सबका सब रचना नहीं होती, वो सब कुछ नहीं लिख पाते। जो भी हम अगर लिखने भी बैठे हैं अपनी सोची हुई बातों को, तो हम सब कुछ नहीं लिख सकते हैं। यही कहना चाहते हैं कि वो जो कुछ भी लिखते हैं वो उनकी रचना में वो सब कुछ नहीं होती है। पृष्ठ तो और भी हैं, और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूँ, जो कुछ भी वो भोगते हैं उस सब में रचना के बीज नहीं होते, और जो कुछ भी वो भोगते हैं वो सब में वो रचना नहीं लिख पाते हैं, उन सब की रचना नहीं कर पाते। वो जो भी वो अनुभव करते हैं आगे रचना में नहीं चलता, और जो कुछ भी वो अनुभव करते हैं वो सब कुछ उनकी रचना में नहीं आ सकता है। आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना है, सिर्फ दस्तावेज है।
लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन, वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख भुगाता है। दस्तावेज यानी कि कागजात, ये तो सिर्फ दस्तावेज हैं, सिर्फ कागजात हैं, लेकिन यह कागजात भी तो जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं कागजातों पर ही तो रचनाएं होती हैं, जीवनी लिखी जाती है। यही कागज तो कच्चे माल होते हैं एक रचनाकार के लिए, या फिर ऐसा कहें कि बड़े बड़े कार्यालयों में भी तो इन कागजों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये कागज खाली होते हैं तब इनका कोई मोल नहीं होता, मिट्टी के समान होते हैं, कहीं भी फेंक दिए जाए इनका उपयोग नहीं होता। लेकिन जब इन कागजों पर कुछ लिखा जाता है, कोई अपनी रचना करता है, कोई कविता लिखता है, तब इनका मोल बढ़ जाता है। बड़े बड़े कार्यालयों में भी इन कागजों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कागजों पर ही तो बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं जो मनुष्य के दिमाग में होती हैं तो भूल जाएंगे, लेकिन कागजों पर लिखी हुई चीज़ें तो उन्हें याद रहती हैं। और यहाँ पर उन्होंने घुमा फिरा कर बस इन दस्तावेज को महत्वपूर्ण बताते हुए बताया है कि इन्हीं कागजों पर अगर कुछ लिख दिया जाए, किसी की जीवनी, किसी की रचना कर दी जाए, तो यही कागजात करेंसी मतलब उनके मूल्य पैसे से भी बढ़ जाते हैं, उनसे भी अधिक का इनका महत्व हो जाता है, पैसे से भी अधिक महत्व होता है इनका, इन्हीं दस्तावेजों का। और ये दस्तावेज जिन पर की रचनाएं होती हैं, कविता रचनाकार अपनी रचना करता है, ये सब एक छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख भुगाता है। जंगले से आती धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप, और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा, शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पर मल्लेश जी बहुत ही सुंदर से इस तरह से बता रहे हैं कि सुंदरता से कि जंगले से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई। धूप को लेकर इन्होंने कितनी अच्छे से स्पष्टता से वर्णन किया है कि धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा, शीतल और स्वच्छ, हवा जो कि शीतल है और स्वच्छ है, कोई गंदगी नहीं है उसमें, जिनकी कोई राजनीति नहीं है। राजनीति यानी ही मिलावट, और ये हवा और ये धूप जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, जो कि मेरे बदन पर आड़ी तिरछी रूप से आ रही है। अब है 11वां भाग, 25 जुलाई 1980। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। स्वयं के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर मल्लेश जी कि उन्हें कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव, उनके अंदर का अनुभव होता है कि वो किस तरह से डरे हुए हैं, उनके भीतर कोई डर है। इस डर के कई रूप हैं, एक तरह का डर नहीं है ये, इसके कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर,
घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है, मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करूँगा। यहाँ जिस तरह से मल्लेश जी को क्षय रोग से पीड़ित होना पड़ा था, उसी तरह से वो डर गए हैं अपनी बीमारी से। और जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी ने उसे जकड़ लिया हो, और जब उसकी हालत बहुत ख़राब होगी तो वो किस अस्पताल में ले जाएंगे और कैसे व्यवस्था करेंगे। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैं तनाव में गुजारे हैं। एक पत्ते की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। और ऐसी चीज़ों से, बीमारियों से इस तरह से डरे हुए हैं मल्लेश जी कि उनकी होठों पे सब समय प्रार्थनाएं ही होती हैं। वो भगवान से यही मनाते हैं कि जैसे भी उनका ये क्षण कट जाए, ये बीमारी का क्षण कट जाए। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है, तब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है। मन डर से घिर जाता है। जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है और उसके घर लौटने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है और हमें लगता है कि इतने बजे वो गया था और इस टाइम में उसे आ जाना चाहिए, इस समय में, फिर भी वो नहीं आता है, तो वो घड़ी भी जब बीतने लगती है, वो समय भी जब बीतने लगता है, तो मन में एक डर बन जाता है और डर घर बना लेता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं समय बीतते जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर, और ये जो डर है वो सिर्फ एक इंतज़ार का डर है। हम किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, समय बीत चुका है बहुत और अब तक वो घर नहीं लौटा, ये एक इंतज़ार का डर है। कितने तरह के डर मन में लगे रहते हैं। यहाँ पर यही बताया है 11वें भाग में मल्लेश जी ने कि उन्हें तो पहले एक बीमारी का डर है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे किस तरह से इलाज करे, उसकी व्यवस्था क्या करे वो। उसके बाद ऐसा डर है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर गया है, उसे घर लौटने में देर हो रही है, तब एक डर बन जाता है दिल में। जैसे जैसे समय गुजरता रहता है उस तरह से डर भी बढ़ता रहता है। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। और जैसे ही वह व्यक्ति, वह आदमी घर लौट आता है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसी वक्त हमारा डर भी हमारी नसों को भी छोड़ देता है। मतलब पूरे दिल से हमारा डर खत्म हो जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। और फिर एक ऐसा डर होता है कि जब बच्चे पार्क में खेलने गए हैं और वहाँ पर हम उन बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, तब एक मन में डर आ जाता है। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है, और मन इतना ही कमज़ोर हो गया है कि मन में डर अब बहुत ही आसानी से घुस जाता है। छोटी छोटी बातों में भी अब डर लगने लगता है मन को। अब है 12वां भाग, जिसकी तारीख है 3 मार्च 1981। अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविसा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य का छूटने को कसा हुआ रहता है। मल्लेश जी बता रहे हैं कि यहाँ पर
किस तरह से मनुष्य अपने को काटता पीटता हुआ, मतलब सारे परेशानियों से जूझते हुए भी एकजुट साबुत बने रहने की जिजीविसा में, जीने की उसमें इतनी ललक होती है कि वो सारी परेशानियों से जूझता हुआ भी अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए छूटता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। तो इस तरह से मल्लेश जी की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन के पूरे 12 भाग हमारे समाप्त हुए यहाँ पर, जिसमें मल्लेश जी ने रानीखेत, कौसानी और दिल्ली तीनों जगहों का उल्लेख किया है। वहाँ पर किस तरह से उन्होंने अपने समय बिताए और उनकी परिस्थिति क्या रही, वहाँ के उनके विचार क्या रहे हैं, ये सब व्यक्त किए हैं। और घुमा फिरा कर इन्होंने स्वयं के बारे में भी बहुत कुछ इसमें अपने डर को भी बयान किया है। जैसा कि हमने देखा 11वें भाग में इन्होंने डर के कितने प्रकार होते हैं, डर किस किस प्रकार से हमारे जीवन में बैठ जाते हैं, हमारे मन में बैठ जाते हैं, कितने तरह का डर हमारे मन में घर बनाता है। ये एक बहुत ही अच्छी और सोचनीय बात है कि ऐसा होता है असल में। तो ये हमारे पूरे 12 भाग यहाँ पर समाप्त हुए। थैंक यू।